अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का अहम सवाल ये है कि शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकालने का सबब महज पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है या वजह कोई और है। आज तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि शेर अफजल मरवत जब कौमी असम्बली के फ्लोर पर जाते हैं तो हुकूमती जो लोग हैं वो डेस्क बजा कर उनका इस्तकबाल करते हैं। शेर अफजल मरवत क्या वाकई मुश्किल वक्त में नाजरीन पीटीआई का चेहरा थे या वो प्लांटेड थे? ये सवालात इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें पार्टी से निकालने पर तहरीक इंसाफ दो ग्रुप्स में तकसीम होती नजर आई है। कुछ रहनुमा का ख्याल है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी और गिरफ्तारियों और मफरूरियों में पीटीआई के लिए कबायली इलाकों से निकलना शेर अफजल मरवत की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। लेकिन कुछ रहनुमाओं का इल्ज़ाम है कि शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ में प्लांट किया गया, यानी वो मुश्किल वक्त में जितनी आसानी से सब कुछ कर रहे थे वो शायद किसी आशीर्वाद से ही हो रहा था। हामिद खान साहब तो फवाद चौधरी साहब के बारे में भी यह बात करते आए हैं कि फवाद चौधरी साहब को भी पीटीआई में प्लांट किया गया था। जाहिर है इस इल्ज़ाम का किसी के पास कोई सबूत तो नहीं है, अगर है तो अभी तक सामने तो नहीं आया। शेर अफजल मरवत को निकाले जाने पर पार्टी के अंदर एक रिफ्ट, एक तकसीम तो है। कहा जाता है कि पीटीआई के अंदर इस वक्त एक सियासी ग्रुप है तो दूसरा ग्रुप वुकला का है जो भारी है सियासी ग्रुप के ऊपर। ये दोनों आमने सामने हैं। सियासी ग्रुप नहीं चाहता था मगर वुकला ग्रुप की वजह से शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया। ये भी खबरें आई हैं कि वुकला ग्रुप ने इमरान खान को ये भी शिकायत लगाई है कि सवाबी जलसे में 3-4 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं आए और ना ही वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जलसे के लिए कोई फ़ंड्स दिए हैं। पीटीआई की तरफ से 2 रोज़ पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके मुताबिक पार्टी गाइडलाइंस पर शेर अफजल को अमल ना करने पर इमरान खान की हिदायत पर पार्टी से निकाला गया है, जिस पर शेर अफजल मरवत का ये रद्द-ए-अमल आया कि इमरान खान मेरा लीडर था, है और रहेगा। इसके साथ जहां वो पार्टी से मुझे क्यों निकाला का सवाल पूछ रहे हैं, वहीं वो पार्टी के कुछ लोगों से 2-2 हाथ करने की वार्निंग भी दे रहे हैं। आपको याद होगा कि 9 मई वाक़या और इमरान खान के जेल जाने के बाद जब सारी पार्टी तितर बितर थी, सफ़े अव्वल की लीडरशिप जेलों में थी या फिर गिरफ्तारियों के डर से रूपोश थी, तब ऐसे वक्त में पीटीआई से शेर अफजल मरवत ही थे जो एहतजाजी सियासत को लीड करते नजर आए। वो 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले हर उस जगह कारकुनान के पास पहुंचे जहां पहुंचना शायद मुमकिन नहीं था। उन्होंने जलसों से बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स करके दिखाई, रैलीज निकाली और हर जगह इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। एक तासुर ये भी है कि जब शेर अफजल मरवत की पार्टी कारकुनान में मकबूलियत बढ़ना शुरू हुई, मकबूलियत बढ़ी तो वो न सिर्फ सिस्टम के रडार पर आए बल्कि उनकी यही पहचान पार्टी के कुछ लोगों से हज़म नहीं हुई और आज तक नहीं हो रही है। शहरयार अफरीदी ये कह रहे हैं कि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी शेर अफजल को हटाने से लाइल्म थे, तो किसके इल्म में था? जबकि इमरान खान ने भी उनके सामने ऐसी कोई बात नहीं की। जबकि सलमान अकरम राजा का ये कहना है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पीटीआई के अंदर इख्तलाफात एक ऐसे वक्त में नाजरीन रिपोर्ट हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, ये रिफ्ट ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब वो तो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई को नाजरीन उम्मीद थी कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को जो अब तक 3 ख़त लिखे हैं उस पर कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौजूदा सेटअप में अभी तक पीटीआई के लिए कोई लचक पैदा नहीं हुई है। गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने वाज़े किया कि मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई ख़त आया भी तो पढ़ूंगा नहीं बल्कि बग़ैर पढ़े ही वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि तहरीक इंसाफ के लिए क्या इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे बंद हैं? तहरीक इंसाफ की इतनी कोशिशों के बावजूद भी लगता है इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के साथ बात करने के मूड में नहीं है। और अब आर्मी चीफ के वाज़े मौक़िफ़ आने के बाद क्या मज़ीद कोशिशें इनकी जारी रहेंगी? क्या दरवाज़ा ही खटखटाएंगे? ऐसे ही मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान बच्चर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चर साहब आपका। बच्चर साहब, पहले भी जब शेर अफजल मरवत हों या दूसरे रहनुमा हों, उनके इख्तलाफात की वजह से पार्टी में जब एक रिफ्ट बढ़ती थी तो आप लोग हमेशा ये कहते थे कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये तो जमहूरियत का हुस्न है, ये पार्टियों में ये जमहूरियत की निशानी होती है कि हर कोई अपनी जो है ना वो राय का इजहार करता है, इख्तलाफात सामने लेकर आता है। लेकिन ये तो हंडिया जो है बीच चौराहे में ऐसे फूट रही है कि सवाल लोग ये उठाना शुरू हो गए हैं। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, जो कभी नवाज शरीफ साहब कहा करते थे मुझे क्यों निकाला, तो ये निकालने की बात तो कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब को भी कहा जा रहा है कि उनको भी पता नहीं है, तो पता किसको था कि खान साहब ने ये कहा है, हिदायत जारी की है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया जाए?
देखिए जी, बात यह है कि बड़ी पार्टीज में ऐसे एक्शन होते हैं। शेर अफजल मरवत साहब की अपनी अहमियत है और मेरा नहीं ख्याल कि इस पार्टी को कोई इस तरह की आने जाने से किसी का इतनी बड़ी पार्टीज को फर्क पड़ता है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब पार्टी के लिए उनकी खिदमत बिल्कुल हैं और आज भी अली अमीन गंडापुर साहब मिले हैं चेयरमैन से और मेरे ख्याल में काफ़ी सीनियर लेवल पे जो लीडर्स हैं हमारे, जो सीनियर क़यादत है, वो इस बारे में सोच रही है और कायल कर रही है। ये चीज़ें शोकास नोटिस होते हैं, पार्टी से निकाला जाता है, पार्टी में वापस भी ले लिया जाता है। ये मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी बात है। मैं इसको फिर यही कहूँगा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी के अंदरूनी मामला अंदरूनी तौर पर डील किया जाए, नहीं तो तमाशा बनता है ना। अब शेर अफजल मरवत साहब कौमी असम्बली में आते हैं तो हुकूमती लोग डेस्क बजाकर ऐसे इस्तकबाल करते हैं कि घर की लड़ाई को बाहर के लोग इंजॉय कर रहे हैं, तमाशा बन रहा है, और आप कह रहे हैं कि जमहूरियत में होता है ऐसे। मैं आपको देखिए, वो तो उनके पास अपना तो है कुछ नहीं। मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का छोटा से छोटा काम भी वो समझा जाता है कि पूरा दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे, व्यूज आएंगे। वो जो उन्होंने डेस्क बजाए हैं वो तो इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी पार्टी में तो आपकी इसका मतलब है आपकी अंदरूनी लड़ाइयों से खुश हो रहे हैं ना? मेरे ख्याल में वो खुश इसलिए हो रहे हैं, लड़ाई से नहीं। शेर अफजल खान से खुश इसलिए हो रहे हैं कि ये एक नई डेवलपमेंट तो है, एक सीनियर आदमी है, वो पार्टी से निकाले गए और अभी तक वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी के साथ हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज को ज्यादा लंबी चलेगी। ये तो फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि मैं पीटीआई हमेशा मेरे साथ थी, मैं पीटीआई के साथ हूँ, मैं पीटीआई के साथ रहूंगा। वो बात तो हमेशा वो भी ये बात करते हैं। देखिए, उनके बारे में तो चेयरमैन साहब कह चुके हैं, जो फवाद चौधरी साहब हैं, जिस किस्म के हमारे और भाई हैं, उनके बारे में वो कह चुके हैं कि जब वो बाहर इंशाल्लाह आएंगे तो केस टू केस वो स्टडी करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अब कोई अभाम रह गया है। क्या ये बात दुरुस्त है कि पार्टी के जो सियासी लोग हैं उन पर वुकला जो ग्रुप है वो हावी है और वही अंदर जा जाकर जो है वो खान साहब को एक की चार लगाकर बताते हैं? ये बात शेर अफजल मरवत साहब भी कर रहे हैं कि अगर 10 वुकला मिलने जाते हैं, केस एक लड़ा होता है, बाकी जो है वो लगाई बुझाई करने जाते हैं, झूठ बोलने जाते हैं, गलत बातें बताने जाते हैं, गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए जाते हैं। क्या ये आप जैसे सियासी लोग इस बात को मानते हैं कि ग्रुप जो वुकला ग्रुप है वो हावी है आप लोगों पर? देखिए, मैं पंजाब की हद तक तो कह सकता हूँ इधर तो कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं है। हम तो इंडिपेंडेंटली पार्टी की हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। हमें तो हिदायत आती हैं। मुझे खुद खान साहब ने बुला के लास्ट टाइम जो हिदायत दी उसके मुताबिक असेंबली चला रहे हैं, या हमें सेक्रेटरी जनरल की तरफ से हिदायत आ जाती हैं, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, या उमर अयूब साहब हैं उनकी तरफ से आ जाती हैं, चेयरमैन जो हमारे अपोजिशन लीडर सेनेट हैं शिबली फराज। तो हम तो ये आपस में ही हम चल रहे हैं। पंजाब की हद तक तो मैं इसको डिनाई करूंगा कि हमारे ऊपर तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर को केपीके की सूरत हाल या पर्टिकुलरली शेर अफजल मरवत साहब की सूरत हाल पर है तो वो तो एक अलग केस है, लेकिन पंजाब की हद तक तो हम अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का कोई। आर्मी चीफ को 3 खत लिखे है, लेकिन कल जो आर्मी चीफ साहब ने एक सहाफ़ियों से गैर रस्मी सी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि पहली बात तो खत मिला नहीं, मिला तो पढ़ूंगा नहीं और पढ़े बगैर वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। तो ये वैल्यू है प्राइम मिनिस्टर साहब के, साबिक जो वज़ीर आज़म है उनके ख़त की, इमरान खान साहब के। आर्मी चीफ साहब तो पढ़ना भी उनको गवारा नहीं है, वो तो पढ़ना भी नहीं चाहते खत। देखिए, खत लिखने और पढ़ने का ये मतलब नहीं होता। जो खुला खत होता है ना जी, वो को डाक के जरिए उस पते पे नहीं जाता। अच्छा। और मैंने पहले भी फर्ज की थी कि ये खुला खत एक अवाम के लिए ये होता है, और उसी अवाम के जो खतूत और जिस तरह ये अब पब्लिश हो चुका है ये खत, जिसमें 5 नुकात खान साहब ने बताए हैं, और मेरे ख्याल में ये जितने भी नुकात हैं ये पूरे पाकिस्तान की अक्कासी हुई है। इन 5 नुकात को अगर आप गौर से देखें तो उसमें तो पहला धांधली वाला है, इंतखाबात में क्या इंतखाबात में धांधली नहीं हो रही, इतने बुरे तरीके से हुई है कि लोगों को पकड़ा गया, लोगों के प्रपोजल स्कैंडल को पकड़ा गया है, फॉर्म 47 के जरिए चेंज की गई है हर चीज। और उन्होंने एक ऐसी जमात जिसके मुतल्लिक 10 साल से
जो मेफेयर फ्लैट्स और सरे महल और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगते रहे, लेकिन आप लोगों के खुतूत को भी तो ये हुकूमत कह रही है ना कि ये फौज के खिलाफ एक बयानिया है। नहीं, कतन नहीं, इसमें आप तीनों खतूत पढ़ लें, कतन फौज के खिलाफ कोई बयानिया नहीं है, वो तो खुद इसको आप बना रहे हैं। उसके लिए मैं उसको तो कोई मैटर ही करता उनकी किसी बात को। दूसरा, हमारा जो है जमहूरियत का खात्मा हुआ, आपको पता है, सिंध हाउस लगा, रजीम चेंज हुआ, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को सिंध हाउस में बंद किया गया है, इलेक्टेड वजीर आजम को जिस तरह और उसकी बीवी पे नाजायज पर्चे दिए गए, जिस तरह हुकूमत खत्म की गई, उसके बाद आप खुद देख लें जो अगली जिस तरह ये हुआ है अपना इसका तीसरा, आप अगर देखें जो इनकी तरजीहात हैं, वो तरजीहात एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की है ही नहीं। असल में होता क्या है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होता है मॉरल सपोर्ट होती है, वो तो इनके पास है नहीं। तो ये क्या, किस तरह की इनकी तरजीहात ही गलत सिमत में जा रही है। और दूसरा, आप लोगों की क्या तरजीहात हैं? कभी आप IMF को खत लिखते थे कि पाकिस्तान को कर्ज ना दिया जाए, दूसरा PTI ने IMF मिशन को जो एक और डोजियर और ख़त भेजा है, आपको भी पता है कि फिर IMF के वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है, आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से, पाकिस्तान बार काउंसिल के लोगों से मुलाकात की है। तो आप लोग ऐसा क्या लिख रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर इतना घुसकर उन्हें इंटरफेरेंस करने का मौका मिले और वो पूछें कि अदालती सिस्टम ऐसे क्यों काम कर रहा है, इतने पेंडिंग केसेस क्यों हैं? आप लोग बाहर के ममालिक को, IMF को इतनी क्या ऐसी शिकायत लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर घुस रहे हैं वो लोग? देखिए मेरी बात सुने, अब मैं शाजिया मैं आपको बताता, बात ये है कि क्या जो आज सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में क्या आपका करप्शन में आपका 233 से 216 नंबर, क्या आप ये समझती हैं कि आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आप 7% महंगाई नहीं बढ़ी? क्या तकरीबन 1 करोड़ तकरीबन 17 लाख लोग पिछले 2 सालों में बाहर नहीं चले गए? क्या इस वक्त जो ज़र मुबादला है 15 से 20 अरब रुपए का नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान को? देखिए ये तो इंसानी हकूक की जो पामाली हुई है, जो कि खान साहब ने अपने खात्मे में भी इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया है। 26th अमेंडमेंट के बाद क्या जुडिशरी का निजाम आपका कुछ रह गया? कोई सही कसर इन्होंने निकाल दिया। तो इदारे जिम्मेदार है ना इस चीज के। IMF जिस तरह मोहतरमा ने भी एक दफा कैंगरू कोर्ट कहा, क्या आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान IMF को जवाबदेह होंगे? अदालती सिस्टम हमारा IMF को जवाबदेह होना चाहिए? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा, मैंने ये नहीं कहा। मैं कि इनके करतूतों से, अल्ले तल्लों से, इनकी जो मौजूदा माशी हालात हैं उनको देख के तो जाहिर है जिन्होंने पैसे देने होते हैं उन्होंने पूरा पता तो करना होता है। इस वक्त फंडामेंटल राइट कहाँ है? बुनियादी इंसानी हकूक को बहाल है इधर? कतन नहीं, बिल्कुल नहीं बहाल। पुलिस इस वक्त पूरी तरह उसने डोमिनेट किया हुआ है, एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है पाकिस्तान। इनकी मर्जी आती है जिसको गोली मार देते हैं, इनकी मर्जी आती है जिसको पकड़ के अंदर कर देते हैं, इनकी मर्जी आती है खवातीन पे पर्चे दे देते हैं। देखिए कितनी खवातीन पे पर्चे हैं। खान साहब, उनकी बीवी डॉक्टर यास्मीन राशिद और जितनी और हमारी खवातीन हैं, उन जो अंदर रह के आई हैं, आलिया हमजा और सनम जावेद और जितनी भी खतीजा शाह, तैयबा राजा, जितनी आप खवातीन को देखें, इन पे कितने बड़े बड़े पर्चे इन्होंने किए। इन्होंने कलाशनकोव और मिसाइल मारे हुए हैं। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मुल्की तारीख की मतनाज़ तरीन 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जजिस के तहफ़्फ़ुज़ात, वकला का एहतजाज और अपोजिशन के एतराज़ात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज ने आज हल्फ उठाया है। यही नहीं, 3 हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी अपने ओहदे संभाल लिए हैं। जहां एक तरफ जजिस ने काम करना शुरू कर दिया है, वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजिस की रिप्रेजेंटेशन यानी एतराज़ को मुस्तरद होने पर अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं। नाजरीन,
ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब 1 फरवरी को लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान हाईकोर्ट से एक एक जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगाकर सीनियरिटी लिस्ट को बदला गया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर मोस्ट सीनियर जज बन गए, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे नंबर पर चले गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को ये दरख्वास्त भेजी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट से आने वाले जज को नया हल्फ लेना होगा और इस जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी, लेकिन उनकी इस रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट को बरकरार रखा और कहा कि सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जज को नया हल्फ लेना ज़रूरी नहीं है। जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल भी एक पेज पर नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने 2 रोज़ पहले सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी में जस्टिस सरफराज डोगर का नाम नहीं होना चाहिए था, जिसकी उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त तायद की थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल का नया मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस के तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक़ नहीं है। हाई कोर्ट से जजेस का तबादला आर्जी नहीं होता, बल्कि यह अवामी मफाद में किया जाता है। तो सवाल यह है कि क्या दूसरी हाई कोर्ट से आने वाले जज को नया हल्फ लेना ज़रूरी होता है? सीनियरिटी का तयन कब से और कैसे होगा? जजेस की तरफ से उठाए गए एतराज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं? नाजरीन, जहाँ एक तरफ जजेस की तयनातियों को लेकर जजेस में एक डिवाइडेड नज़र आते हैं, वहीं पाकिस्तान में मौजूद IMF वफ़द की आला अदलिया से मुलाकातों पर भी सवाल उठ रहे हैं। IMF वफ़द की आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकात हुई, जिसमें करप्शन के खात्मे, बैरूनी सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार होना, इस पर बात हुई। इससे पहले 11 फरवरी को IMF वफ़द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात हुई। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी IMF का डेलीगेशन अदलिया के आला हुकाम से ऐसे मुलाकातें उन्होंने नहीं की हैं, तो इस बार ये मुलाकातें क्यों करवाई जा रही हैं? PTI ने भी IMF मिशन को डोज़ियर और ख़त भेजा, तो अब इस पर तनकीद हो रही है कि क्या ये सब हमारे अदालती निज़ाम में मदाखलत नहीं है? क्या हमारा जो अदालती सिस्टम है ये IMF को जवाबदेह हैं? IMF क्यों पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है? ख़बरें ये भी हैं नाजरीन कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने का बेइरादा रखती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि 2 सीनियर जजेस की वजह से सुप्रीम कोर्ट के मामलात नहीं चल रहे, वो हर मामले में ख़त लिखते हैं, बॉयकॉट करते हैं, जबकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस बात की तरदीद कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत का जजेस के खिलाफ रेफरेंस बनाने का कोई इरादा नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या जमहूरियत में इख्तिलाफ राय का हक नहीं है? किन किन जजेस के खिलाफ रेफरेंस बनाया जा सकता है? इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से भी ये सवाल हुआ था कि आपके सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस लाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा जब कुछ किया ही नहीं तो रेफरेंस किस बात का और डर किस बात का, ये उन्होंने जवाब दिया था जस्टिस मंसूर साहब ने। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हाफिज़ हुसैन अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। जो रिजर्वेशंस सूबाई हाई कोर्ट से लाए हुए जजेस और सीनियरिटी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की हैं, वही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी हैं। याहिया अफरीदी साहब भी वही बात कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दुरुस्त तरीके से एड्रेस होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिया, आपने बड़ा लंबा इंट्रो किया है और मुख्तलिफ आपने एस्पेक्ट्स की बात की है। आपने 26वीं आईनी तरमीम पे बात की है, उसके बाद जजेस के कंसर्न्स पे बात की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो एक सीनियरिटी केस पे आया है। तो मैं पहले आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आता हूँ। आर्टिकल 200 के अंदर पाकिस्तान के आइन के अंदर किसी भी जज को जो सुपीरियर कोर्ट का है यानी कि हाई कोर्ट का है, उसे दूसरी हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे कॉमन लॉ कंट्रीज है, जिस तरह इंडिया है, बरतानिया है, अमेरिका है, या उसके बाद सिविल लॉ कंट्रीज हैं जिसमें जर्मनी भी है, ब्राज़ील भी है, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज है। वहाँ पे जुडिशरी का फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट एक रूटीन का मैटर होता है और उसके अंदर किया जा सकता है। और वो उसके अंदर ये भी एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है कि इन कई ममालिक के अंदर जजेस की कॉन्सेंट जो है वो नहीं ली जाती। अगर उस किसी जगह प्रेसिडेंट इसको करता है, किसी जगह चीफ एग्जीक्यूटिव करता है, और वो सिर्फ कॉन्फ्रेंस जो है वो उस मुल्क के हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर यानी कि चीफ जस्टिस के साथ होती है। लेकिन टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट ना, कि किस टाइम पर आप ऐसी तब्दीलियां कर रहे हैं और किस दौर में कर रहे हैं। या देखें शादिया, या तो फिर ये है कि आप सिर्फ टाइमिंग पे बात कर लें,
या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर लें। अभी सिर्फ है कॉन्स्टिट्यूशन पे बात, उसके बाद वो आगे है कि उसका नेगेटिव है या पॉजिटिव इंपैक्ट जो भी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये है कि 4 चीजें दुनिया भर के अंदर सेटल्ड है। नंबर 1 ये है कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी जगह उसकी कॉन्करेंस जरूरी है, किसी जगह नहीं है। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि किसी जज को अगर आप दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो उसकी सीनियरिटी जो है वो उसी डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से की जाती है जिस वक्त उसने किसी भी हाई कोर्ट के जज के तौर पे ओथ लिया हो। नंबर 3 उस चीज के अंदर ये है कि जब आप उसको किसी जगह लेके जाते हैं तो उसकी जो सीनियरिटी है उसको आप किसी तरह डाउनग्रेड नहीं कर सकते। और नंबर 4 ये है कि अगर कोई जज एक दफा कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ओथ ले लेता है तो जब दूसरी जगह एज ए ट्रांसफर जज के तौर पे काम करता है तो उसको दूसरा ओथ जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है और लॉ उसको डिमांड नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सारी आईनी बातें जब आइन में लिखी हैं तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उन 5 जजेस को वो चीजें नजर क्यों नहीं आती फिर? देखिए चीज ये है कि उन्होंने अपने कंसर्न्स किए हैं कि जी हमारे ये कंसर्न्स है। पहले उनका कंसर्न ये आया कि जज ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, दूसरा उनका कंसर्न ये आया कि नहीं आया है तो उसे नया ओथ लेना चाहिए। अब 2 चीजें जो हैं वो ऑलरेडी दुनिया भर के अंदर सेटल्ड है और जिस रिप्रेजेंटेशन का फैसला चीफ जस्टिस ने किया है उन्होंने इंडियन कोर्ट की जजमेंट का भी हवाला दिया। 4 इस वक्त शाजिया इसके ऊपर इंडियन हाई कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है और चारों की चारों जो है वो दुनिया का एक यूनिवर्सल एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है कि ना जज दूसरा ओथ लेता है, ना उसकी सीनियरिटी डिस्टर्ब की जाती है, ना उसके पर्क्स प्रिविलेजेस को कम किया जाता है और ना ही ये है कि जब उसे किसी जगह लेके जाएंगे तो वो उस लिस्ट के नीचे आएगा। उसकी इनिशियल अपॉइंटमेंट की जो है आपकी अपॉइंटमेंट जो है वही उसकी थ्रू आउट पाकिस्तान या थ्रू सारे हाई कोर्ट्स के अंदर चलती है। अब ये है कि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन डाली है, ठीक है, उनकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस है वो रिजेक्ट हुई है। अब मामला जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से होता हुआ आर्टिकल 184(3) के अंदर अगर वो पिटीशंस फाइल करते हैं और ये पाकिस्तान की अपनी नवीयत की पहली पिटीशन होगी कि जिसके अंदर जो है पहले हमारे पास कुछ 1-2 फैसले ऐसे हैं कि जिसके अंदर इंटर से हाई कोर्ट मिनॉरिटी की जजमेंट है, ये पहली एक आएगी और लेट्स से कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या करती है। अभी जो आपका आर्टिकल 194 है या आर्टिकल 200 जो है उसके मुताबिक किसी किस्म की ना सीनियरिटी चेंज की जा सकती है, यानी कि जो जज आए ना सेकंड ओथ की जरूरत है और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि अब जस्टिस सरफराज डॉगर की जो सीनियरिटी जिस सीनियरिटी नंबर पर वो आए हैं वो उसी पर रहेंगे, यानी कि नहीं वो जिस नंबर पे आए हैं वो उसी पे रहेंगे। हाँ। और जहां पे वो आएंगे अगर उससे जज जूनियर अपॉइंट किए गए हैं तो वो ऊपर आएंगे और अगर उनसे पहले के अपॉइंट है तो उनसे नीचे जाएंगे जी। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा मामला जो IMF का वफ्द मिल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से भी मिला, 11 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिला। क्या आप समझते हैं कि ये अदलिया के मामलात में पाकिस्तानी सिस्टम में बहुत हद तक मुदाखलत है जो होनी नहीं चाहिए? देखिए IMF के वफद का मिलना जो है वो उसके दोनों एस्पेक्ट से मुनासिब भी है, नहीं भी मुनासिब, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मिला गया है उससे ज्यादा हमने उनको और चीजों की तरफ ले गए हैं। वो मिला उसके अंदर ये है कि उसने आपके मुल्क के अंदर एक रोड मैप दिया हुआ है रिफॉर्म्स का। उस रिफॉर्म्स के अंदर कई फैक्टर्स आते हैं और उनमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन का है वो आता है आपका टैक्स का जी। और टैक्स के अंदर आपके 3000 अरब से ज्यादा केसेस जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर पड़े हुए हैं, वो ट्रिब्यूनल्स भी है, वो हाई कोर्ट भी है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और दूसरा ये है कि जब भी कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर आता है तो पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर या पाकिस्तान की कोर्ट्स के ऊपर एक सवाल उठाता है। वो चाहे आपको पाकिस्तान स्टील मिल की सूरत के केस के अंदर नजर आए, चाहे वो आपको रेकडक केस के अंदर नजर आए, और चाहे आप किसी से भी जाके पूछे जो पाकिस्तान के अंदर हैं या बाहर हैं, उन्हें पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर काफी इंप्रूवमेंट पे वो बात करते हैं। मेरा ये ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ने को मीटिंग डिजायर नहीं की होगी, ये उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है, उन्होंने अपने कंसर्न्स डेफिनेटली बताए होंगे और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑलरेडी इस चीज के अंदर अवेयर हैं और उन्होंने इसके ऊपर काम भी किया है कि नहीं इस सिस्टम के अंदर जो है वो बेहतरी की गुंजाइश है इस मुल्क के अंदर। मतलब कि हम IMF को भी, हमारा अदालती सिस्टम अब IMF को भी जवाबदेह बन गया है। नहीं, जवाबदेह नहीं है, लेकिन आप ये बताएं कि जब आप काम नहीं करेंगे या जब आप देखें कि अब आप देखें एग्रीकल्चर टैक्स जो है आपने इतने साल नहीं लगाया तो अब आपने IMF कहने पे लगाया कि आपने अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट तो IMF जिनको पैसे दे रहा है, जो पैसे वसूल कर रहे हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनसे जब आप
लेने का पाबंद है या हमारे अदालती सिस्टम से जवाब लेने का पाबंद है? ख्वाजा आसिफ खुद ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जाहिर है मजबूरी है, कोई शौक से तो नहीं हुआ, मतलब कि पैसा अगर लिया है तो हमें मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन शाजिया बात यह है कि वो थोड़ा सा उसको ज्यादा पॉलिटिकल एंगल, बात सीधी सी है कि आपको अपने मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स चाहिए, आपको जुडिशरी रिफॉर्म्स चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चाहिए, आप अपने मुल्क की इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाएं, आप अपने टैक्स को बेहतर करें, बाहर से बंदा आए वो आपके मुल्क के ऊपर सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करें। ये वो सारी चीजें जो मैं आप सब हम उसमें कहते भी और मानते भी हैं। अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर IMF आया और उसने आके कंसेंसस, और डेफिनेटली उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात की होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कहा होगा कि जी हम तो कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं तो आप इस मुल्क के चीफ जस्टिस को जाके मिलें, और चीफ जस्टिस पहले रिटर्न शो की होगी, फिर उन्होंने आया होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस बात को ज्यादा एग्जैजरेट किया जा रहा है। इतनी बात ऐसी नहीं है कि IMF पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स के अंदर वो किया जाए। हाँ, एक चीज ऐसी है कि मुनासिब नहीं है और पाकिस्तान को अपने हाउस को खुद इन ऑर्डर करना चाहिए, और स्पेशली जुडिशरी को, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और उनके ब्रदर जजेस। हाफिज साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत 2 सीनियर तरीन जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का इरादा रखती है? देखिए शाजिया, ये तो बात जो है, ये जवाब तो वही देंगे जिन्होंने लाना है, और मेरा ख्याल है मोस्ट रेलिवेंट आदमी जो है वो आपका लॉ मिनिस्टर है या आपका अटॉर्नी जनरल है। बाकी तो सारी आएंगी पॉलिटिकल स्टेटमेंट। लेकिन मैं इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट आपको ये बताता हूं कि अगर आर्टिकल 209 के नीचे अगर रेफरेंस फाइल किया जाता है तो उसके 3 ऑप्शंस हैं। कोई शख्स भी फाइल कर सकता है, गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खुद कॉग्निजेंस भी ले लेती है। और अगर फर्स्ट प्रोसेस से निकल के वो वेरिफिकेशन उस लेवल पे चली जाती है इसके अंदर जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट या आपका इंटेलेक्चुअल मिसकॉन्डक्ट इस पे आता है, और अभी भी हम एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो है उन्हें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने फारिग किया है, तो अगर स्टेप 2 प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो फिर जिसका खिलाफ भी रेफरेंस जाता है वो उस रेफरेंस की प्रोसीडिंग का हिस्सा जो है वो नहीं बनता, और उसकी जगह दूसरा जो सीनियर मोस्ट जज है वो आ जाता है। ये है एक कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मेरा ये ख्याल ये है कि बजाय इन चीजों पे मैं बात करने के, इस जुडिशरी को खुद चाहिए और इन जजेस को खुद चाहिए कि वो अपना माइंडसेट जो है वो आफ्टर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल मैनुअल एक तरफ आए। ये आपस के अंदर हर वक्त लेटर लिखना, ऑब्जर्वेशन देनी, एक दूसरे के खिलाफ रिटन ऑर्डर्स करना, ये पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के लिए या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए मुनासिब नहीं है। जितना अर्ली इसको डिसाइड कर लेंगे या जितना अर्ली 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को डिसाइड कर लेंगे, ये इशू ठीक हो जाएंगे। नहीं तो लॉन्ग रन के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अच्छी चीजें नहीं होने जा रही। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब, माहिर कानून, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। देर आए दुरुस्त आए नाजरीन, 70-75 सालों से हम ये सुनते और लिखते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन यहाँ 7 दहाइयों के बाद भी बड़े बड़े एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी कोई ऐसा इनकलाबी मंसूबा या टेक्नोलॉजी नहीं आई जिससे पाकिस्तान सही मानों में एक ज़रई मुल्क होने का हक़ अदा कर सके। हमारी ज़मीनें हैं, किसान हैं, आज भी कभी खाद तो कभी ट्रैक्टर पर सब्सिडी के मंसूबे शुरू किए जाते हैं और वही रिवायती खेती बाड़ी के ज़रिए ज़राअत का सारा निज़ाम आज तक चल रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि पाक फ़ौज के ताउन से एक ऐसा मंसूबा सामने आया है जिसमें रेगिस्तानों और बंजर ज़मीनों पर बेहतर काश्तकारी करने के मंसूबे पर काम हो रहा है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का प्रोग्राम SIFC के ताउन से शुरू किया गया है, जिसके तहत पंजाब से 8 लाख एकड़ जबकि सिंध से 52,000 एकड़ बंजर ज़मीन हासिल की गई है और इसको काबिल काश्त बनाया जा रहा है। इस मंसूबे के पहले साल में अब तक 65,000 बंजर ज़मीन को कामयाबी से काबिल काश्त बनाया जा चुका है। सिर्फ यही नहीं, इस प्रोग्राम के ज़रिए मकामी काश्तकारों को ज़रई मशीनरी ख़रीदने की बजाय आसान किराए पर देने की सहूलत भी दी जा रही है। आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव के तहत जारी कई मंसूबों का इफ्तिताह किया ताकि पाकिस्तान ज़रई इनकलाब लाने के ख्वाब को पूरा किया जा सके। इसी पर मैं बात करूंगी माहिर मईशियत डॉक्टर खाकान नजीब साहब से कि किस तरह ये जो मंसूबा है पसमानदा इलाकों की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा करेगा और इसका क्या क्या इसके फ़वाइद हासिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये किस हद तक
जो हमारी ज़रूरी इंडस्ट्री है, हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, उसमें इनकलाब आएगा और किसानों के लिए जो है वो ज़बरदस्त किस्म का एक ये मंसूबा होगा। शाजी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात सामने रखी कि 77 साल में पहले अगर आसान तरीन समझना हो कि खड़े कहाँ हैं एग्रीकल्चर में, तो हियर्स द फॉलोइंग डेटा। पाकिस्तान का वीट टन्स पर हेक्टर जो है उगाता वो 3 है, तो चाइना 5.77 यानी कि 6 है, डबल है यानी कि टनेज पर हेक्टर। कॉटन पाकिस्तान 570 किलोग्राम पर हेक्टर, चाइना मतलब आप चूंकि मैं बार बार चाइना की मिसाल देता हूं कि उन्होंने कैसे तरक्की की है, अपने मुल्क को कैसे पॉवर्टी से निकाला है, 2000 किलोग्राम पर हेक्टर। शुगर केन पाकिस्तान 67 टन पर हेक्टर, पेरू यानी कि जो बहुत ही आगे हैं लोग वो डबल हैं हमसे 126। नजर ये आना शुरू हुआ है कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर की जो पैदावारी सलाहियत है वो बहुत कमजोर है। ये क्यों कमजोर है ये भी बड़ा क्लियर है। मतलब बीटी कॉटन नहीं अब तक कर सके, बेहतर क्रॉप्स इसलिए नहीं ला सके, क्रॉपिंग पैटर्न भी ठीक करना है। पाकिस्तान की जो जमीन, जैसे भी आपने कहा 70,000 एकड़ अभी तक फर्टाइल करने की कोशिश हो रही है, ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है इसके तहत। दूसरी बात, आपने बेहतर बीज देना है, आपने फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बेहतर करनी है, फिर सबसे बढ़ के इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न फार्म प्रैक्टिसेस। एक अदारा यही बना है जिसको कहते हैं लैंड एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। आप जरा दूर दराज इलाकों में जाइए तो क्या उनके पास सॉइल, वाटर, वेदर डेटा उस तरह मौजूद होता है जो सॉल्यूशंस फराहम कर सकें? तो ये करने की कोशिश की जा रही है। तो बात ये है कि अगर बंजर ज़मीनों पर ये सब कुछ हो सकता है, बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाकर एक ज़रूरी लिहाज से हम एक इनकलाब ला सकते हैं या किसानों को बहुत ज़्यादा फ़वाइद दे सकते हैं, ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ये जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ऑलरेडी जो हमारी ज़रूरी लैंड्स हैं वहाँ पर भी अगर पाक फ़ौज की खिदमात हासिल की जाएँ तो ज़रा आप सोचें कि जो हम कहते हैं कि ज़राअत का शोबा 22% और 37% मुलाजमत के मौक़े फ़राहम करता है, इसके बावजूद मुल्क GDP से ज़ायद को ज़ाहिर कभी गंदम, दालों और ऑयल सीड्स की किल्लत का हमें सामना रहता है। आपको पता है हर साल ही हम रोते हैं कि गंदम कभी एक्सपोर्ट करते हैं तो कभी एक्सपोर्ट करते हैं, चीनी एक्सपोर्ट करनी है या इम्पोर्ट करनी है, मतलब कि ये रोने हमारे लगे रहते हैं पूरा साल। तो पाक फ़ौज के ताउन से तो फिर तो ये पूरे मुल्क में बड़ा ज़बरदस्त इनकलाब आ सकता है। देखिए, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है इस साल भी 5.5 मिलियन बेल्स जो हैं हम पाकिस्तान में कॉटन की लेंगे और हमारी जरूरत 12 मिलियन बेल्स की है। इस साल भी 7 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करेंगे। इसकी $1 की कॉस्ट है। समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान 10 से 11 अरब डॉलर की फूड एंड एग्री प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 7 अरब डॉलर के करीब है। अगर ये 4 अरब डॉलर का गैप ही निकल आए तो ये करंट अकाउंट का मसला है, यानी कि बैरूनी खसारे का, ये संभलना शुरू हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो वेस्ट लैंड्स हैं, जो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन है, फॉरेस्टेशन है, फिर जिस तरह आप कहा जा रहा है कि हम कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ आएंगे ताकि जो बिल्कुल हाई प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर है, प्रिसिजन एग्रीकल्चर है, हम उस तरफ जा सकें। इट इज आई थिंक पाकिस्तान का अगर कोई ऐसा 2 से 3 साल में एरिया है जिसमें पैदावारी सलाहियत को तब्दील कर कर ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी पाकिस्तान की, इनकम्स ऑफ एग्रीकल्चर 40% के करीब लेबर एम्प्लॉयड है, उसको बेहतर कर सकते हैं, बल्कि अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फूड सिक्योरिटी के लिहाज से जो गैप है उसको भी पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने इतने अदारे बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि अदारे यार पहले नहीं बने। PARC, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, एग्री यूनिवर्सिटीज, मैं तो बार बार कहता हूं कि इनको आउटपुट बेस्ड पूछें, ये ना पूछें कि इतने मुलाजमीन रख लिए और इतनी सैलरी जा रही है। पाकिस्तान हैज टू, अच्छा इससे लॉन्गर टर्म जो बात है, मैंने हमेशा कहा है क्रॉपिंग पैटर्न ठीक करना, यानी कि what are the best crops that Pakistan should be doing and what is it that we should be importing after exporting, जो हमारी बेस्ट क्रॉप्स हैं। और फिर जो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर है वो तो लो इसलिए रहती है बिकॉज उसकी जो कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं है। अभी तक हम पाकिस्तान में इसको फॉर्मल निज़ाम में नहीं ला सके, तो ये सारे काम तो मस्ट हैं करने। एंड ये पहला एरिया इसलिए है कि अगर कॉटन बनेगी तो आपकी चलेगी। बाकी आप ये कह रहे हैं कि ये इस प्रोग्राम
प्रोग्राम के आने के बाद हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी? हर सूरत में अगर 7 अरब की एक्सपोर्ट है और 11 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, इस 4 अरब का अगर गैप निकालें, फिर एक और चीज देखिए, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी से बढ़कर सारे जो मिडिल ईस्ट की फूड सिक्योरिटी है, पाकिस्तान को तो हलाल फूड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होना चाहिए दुनिया में। अब आप सोचे कि साउथ अमेरिका का एक मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है जहां पे हलाल फूड ही नहीं बनता। आई मीन यार, व्हाट वी हैव टू थिंक थ्रू इसके। अच्छा, एक मैं आपको बात कहूं, ये लोग डरते हैं, कहते मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान को कंपेटिटिव बनाना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग में साउथ कोरिया से पाकिस्तान जब कंपीट करेगा मुश्किल आएगी। पर एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया है कि उसकी कंपेटिटिवनेस बढ़ाना कदरे आसान है, पर फार्मर की एजुकेशन, बीज सही, उसके लॉस सही लाना, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, फाइनेंशियल फ्लोज होना, पाकिस्तान की इस सेक्टर को फॉर्मलाइज करना, कॉर्पोरेट फार्मिंग में जाना, वाटर पैटर्न्स को ठीक करना, मतलब ताकि पाकिस्तान अगर स्केर्स है तो प्रिसिजन एग्रीकल्चर, ऑप्टिमाइज्ड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, एडवांस्ड इरिगेशन एंड क्रॉप यील्ड्स, अगर ये सब कुछ करेंगे 3 साल में इन्हीं क्रॉप्स की 20% भी यील्ड बढ़ा लेंगे तो बहुत प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ जाएगा और आपकी फूड सिक्योरिटी प्लस एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया माहिर माशियत डॉक्टर खाक अजीब साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।